So the topic for today's class is nasal polyps. So they are non-neoplastic. What is neoplastic or neoplasm? What is neoplasm? Second year में पढ़ा था ये. It's not malignancy. Neoplasm is divided into it can be benign or it can be malignant. So they are non-neoplastic masses of edematous sinonasal mucosa. What do you understand by sinonasal? It means nose as well as the paranasal sinuses. What are the paranasal sinuses? Frontal sinus, ethmoid, maxillary and sphenoid. So in ENT, in the naso or sinonasal tract, we mainly study about two polyps. One is anthrochoanal polyp that basically arises from the maxillary sinus. It enters into the nasal passage and then it moves backwards into the posterior choana. Choana क्या होता है? ओपनिंग होती है. दो choana आगे होते हैं anterior choana जिसको हम anterior nares भी कहते हैं और पीछे की तरफ जो होते हैं वो होते हैं posterior choana that opens into nasopharynx. Nasopharynx क्या होता है? The area posterior to the nasal cavity. Alright, that is known as nasopharynx. आपका pharynx जो है it is divided into nasopharynx, oropharynx and hypopharynx. फिर laryngopharynx आता है. तो दो nasal polyps होते हैं anthrochoanal and ethmoidal. और ये बहुत important है, ये आपके एग्जाम्स में as it is question आता है. So the exact etiology is not known, but there are many factors which are predisposing to nasal polyps. One of them is rhinosinusitis. That is inflammation of the nasal and sinus mucous membranes. So it can be allergic or non-allergic in origin. The one in the white t-shirt who is smiling, you are not getting any attendance for it, all right? जो तीन लोग बैठे हैं उनमें से जो बीच में बैठी हैं उनको बोल रही हूँ. Second is cystic fibrosis. Then is allergic fungal sinusitis, Samter's triad. And Samter's triad consists of asthma, aspirin intolerance, and third nasal polyp. Then is Carter-Jenner syndrome, Young syndrome, and various neoplasms. So the pathology is that there is collection of ECF, that is extracellular fluid, and resulting into edema in the nasal mucosa. जो भी नाक की और पैरानेजल साइनस की जो म्यूकोजा होती है उसके अंदर अक्यूमुलेशन हो जाता है ECF का, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का. ठीक है. सिसाइल और पिडंकुलेटेड क्या होता है पता है? जो एक स्टॉक मतलब जैसे कोई भी मांस है तो ये स्किन है या म्यूकोजा है उस पर अगर सीधे ऐसे मांस बैठा हुआ है दैट इज सिसाइल. इफ इट हैज अ ट्रंक टू इट अटैच टू इट और उसके बाद मांस है दैट इज पिडंकुलेटेड. ठीक है. तो इन द अर्ली फेज द पॉलिप्स आर सिसाइल. व्हाई? क्योंकि ये म्यूकोजा में ही एक कलेक्शन हुआ है. तो ओरिजिनली वो इनिशियल स्टेजेस में दे आर सिसाइल ओनली, बट ड्यू टू देयर वेट जैसे जैसे उनमें ECF बढ़ने लगता है उनकी वेट की वजह से ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उनमें एक पिडंकल आ जाता है. तो अल्टीमेटली दे बिकम पिडंकुलेटेड. ऑलराइट. And the polyps are lined by ciliated columnar epithelium. I hope all of you know what is ciliated, what is columnar. ठीक है. तो ये बेसिकली अपन ने बोला है नॉन न्यूप्लास्टिक मासेस हैं नेजल कैविटी में और पैरानेजल साइनसेस में. तो आपको एनाटॉमी पढ़ा दी नोज की. जो लेटरल नेजल वॉल होती है कुछ भी नहीं. ठीक है. तो अल्टीमेटली हमने बोला है कि ये मास होते हैं नेजल कैविटी में. तो अगर नेजल कैविटी में कोई मास होगा तो क्या फीचर्स आएंगे, पेशेंट क्या कंप्लेन करेगा. तो इसकी बहुत कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन आप पता लगा सकते हो कि
पेशेंट के नेजल पॉलिपोसिस है। So firstly, patient will come to you with complaints of nasal obstruction कि नाक से सांस नहीं आती, ठीक है, तो मुंह से सांस लेगा पेशेंट। सेकेंडली, क्योंकि नाक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वन इज रेस्पिरेशन, सेकेंड इज फंक्शन क्या होते हैं, ओल्फैक्शन, है ना। अब स्मेल नहीं बोलना, ओल्फैक्शन बोलना है, थर्ड ईयर में आ गए हो तो ओल्फैक्शन। तो बेसिकली नाक में दो म्यूकोजा होती हैं, जो लोअर पार्ट में होती है दैट इज रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, ठीक है, उसमें रेस्पिरेशन होता है, और ऊपर क्रिब्रीफॉर्म प्लेट की तरफ, मतलब जस्ट बीनीथ द ब्रेन, होती है ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, नाक के अंदर मांस भरा हुआ है, तो ऊपर तक हवा जा ही नहीं रही, ठीक है, ऊपर तक एयर सर्कुलेशन जा ही नहीं रहा, जहाँ आपकी ऑल्फैक्टरी न्यूरो एपिथेलियम है, ठीक है, जहाँ आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व की रूटलेट्स आ रही हैं, वहाँ आपकी एयर जा ही नहीं पा रही बिकॉज ऑफ द पॉलिप। तो पेशेंट के एनोस्मिया हो सकता है। ऑलराइट, कौन सी नर्व सप्लाई कुछ पता है नोज के आसपास क्या होती है? तो अपन ने पढ़ा था कि इसकी एटियोलॉजी एक होती है एलर्जी। तो बेसिकली अगर अपन मोटा मोटा देखें तो पॉलिप की दो एटियोलॉजी होती है, एक होती है इन्फेक्टिव एंड द अदर वन इज एलर्जिक। ऑलराइट, तो एलर्जिक अगर एटियोलॉजी होगी तो उसमें क्या क्या फीचर्स आएंगे, स्नीजिंग होगी, वाटरी नेजल डिस्चार्ज, ठीक है, सिर्फ नेजल डिस्चार्ज नहीं, वो बहुत सारी चीजों में होता है। वाटरी नेजल डिस्चार्ज इज पैथोग्नोमिक ऑफ एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस। ऑलराइट, देन इचिंग हो सकती है। दूसरी आपने एटियोलॉजी क्या बोली है, ब्रॉड अगर अपन बोले इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, प्यूरुलेंस होगी, जो डिस्चार्ज होगा वो प्यूरुलेंट होगा। प्यूरुलेंट डिस्चार्ज मतलब पस पस होगा उसमें, ठीक है, इट विल बी येलो, इट विल बी मैलोडरस। अब पॉलिप को आपने बोला है कि एक मास है। अब मास तो कोई मैलिग्नेंट कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। इंफीरियर टर्बिनेट पता है क्या होता है, टर्बिनेट पता है क्या होता है? तो नेजल कैविटी में लेटरली, जो लेटरल नेजल वॉल होती है और बीच में एक सेप्टम होती है, तो जो लेटरल नेजल वॉल है उसमें दो तीन प्रोजेक्शंस होते हैं, इंफीरियर टर्बिनेट, मिडिल टर्बिनेट एंड सुपीरियर टर्बिनेट। तो बहुत बार इंफीरियर टर्बिनेट ड्यू टू एलर्जी और ड्यू टू डेविएटेड नेजल सेप्टम हाइपरट्रोफीड हो जाता है। हाइपरट्रोफी मतलब क्या होती है, साइज में बड़ा हो जाता है। वैसे वो सेल का नंबर और तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ नहीं पढ़ा जाएगा, पढ़ा हुआ है। तो टर्बिनेट की हाइपरट्रोफी हो जाती है, तो आप कंफ्यूज कर सकते हो कि वो पॉलिप है कि वो टर्बिनेट है या वो कोई मैलिग्नेंट मास है, ठीक है। तो बहुत सारी डीडी होते हैं, डीडी मतलब डिफरेंशियल डायग्नोस्टिस। तो कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा क्लिनिकली, वो बोलेगा कि मुझे एक नाक से सांस नहीं आती, तो आप क्या क्या सोच सकते हो सकता है उसके नेजल सेप्टम डेविएटेड हो सकता है उसकी कोई फॉरेन बॉडी ठीक है, हो सकता है टर्बिनेट हाइपरट्रोफी हो सकता है पॉलिप्स हो सकता है कोई मास हो, इट कैन बी बिनाइन और इट कैन बी मैलिग्नेंट। तो अब आपका काम एज अ क्लिनिशियन ये रहेगा कि आप पहचानो कि क्या प्रॉब्लम है एंड देन ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, तो पॉलिप्स, व्हेन यू टॉक अबाउट पॉलिप्स, अगर आप उनको एग्जामिन करोगे नेजल कैविटी को, तब आप देखोगे दे आर पेल। अगर कोई मैलिग्नेंट मास होगा इट विल बी नॉर्मली रेडिश इन कलर, इट विल बी वैस्क्यूलर। ऑलराइट, तो जो पॉलिप्स होंगे दैट विल बी पेल इन कलर, दे विल बी स्मूथ ग्लिस्टनिंग। जो अपने ग्रोथ होती है, जो मैलिग्नेंट ग्रोथ होगी वो स्मूथ नहीं होगी, इट विल नॉट बी ग्लिस्टनिंग, इट विल बी वैस्क्यूलर, ठीक है, बहुत फ्रेजाइल सी ग्रोथ होगी। एंड पॉलिप्स विल बी ग्रेप लाइक मासेस। तो ये कुछ कुछ जो बोल्ड में है ये रट लेना, ये एज इट इज आपको बोलना भी होगा क्योंकि ये पूछते भी हैं वाइवा में, और ये थियरी में भी आपको लिखना होता है, ठीक है। वन अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ पॉलिप्स आर दैट दे डू नॉट ब्लीड ऑन टच, ठीक है। इफ इट इज turbinate, it might bleed on touch because it is very vascular. Another, if it is a growth, it is a malignant growth, it might bleed profusely on touch. Alright? Then they are insensitive to probing. What is probing? तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है पतला वायर जैसा, ठीक है, उसको अपन बी इंसर्टेड इनटू द नेजल कैविटी फ्रॉम एंटीरियरली,
एंड देन वी प्रोब द स्ट्रक्चर, मतलब आपको दिखा कि कोई मास आपको लग रहा है पेल है या वैस्कुलर है, कैसा भी है, अब यू वांट टू प्रोब इट, तो आप वो इंसर्ट करोगे और उसके बाद आप टच करोगे। अगर वो मास है तो पेशेंट विल नॉट टॉलरेट, पेशेंट विल पुल बैक, ठीक है। अगर वो पॉलिप है तो यू विल बी एबल टू प्रोब इट, ऑलराइट। so the polyps are insensitive to probing. So if the polyps are larger in size, तो नॉर्मली क्या होता है, दो टाइप के पॉलिप होते हैं, अपन ने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था येलो टी शर्ट। तो क्या होता है कि दो टाइप के पॉलिप्स होते हैं, एक होता है जो मैक्सिलरी साइनस में से आता है, दैट इज एंट्रोक्वानल पॉलिप, ठीक है। एंट्रम मैक्सिलरी साइनस को अपन एंट्रम ऑफ हाइमूर भी कहते हैं, ऑलराइट। तो इसलिए एंट्रोक्वानल पॉलिप, क्वानल क्यों बोला है, क्योंकि वो अल्टीमेटली मैक्सिलरी साइनस से नेजल कैविटी में आता है, नेजल कैविटी से वो पीछे जाता है, पोस्टीरियर क्वाना है, इसलिए हम उसको कहते हैं एंट्रोक्वानल पॉलिप, ऑलराइट। सेकेंड होता है इथमोइडल पॉलिप। इथमोइडल पॉलिप मतलब वो इथमोइड साइनस से आ रहा है, इथमोइड साइनस से आके वो नेजल कैविटी में आता है एंड इट मूव्स फॉरवर्ड इनटू द एंटीरियर नेज, ठीक है। तो इन केसेस ऑफ लार्जर पॉलिप दे ऑफन प्रोट्रूड आउट ऑफ द नॉस्ट्रिल, ठीक है। और बहुत बार वो पेल भी नहीं दिखते, ना वो नॉन वैस्कुलर दिखते हैं, दे अपीयर पिंक और वैस्कुलर, दैट इज वी ऑफन कंफ्यूज देम विद अनदर नियोप्लाज्म, ठीक है। तो ये इनका फीचर होता है। आप क्या ढूंढना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है ना, टेक्स्ट बुक ढूंढना है, तो उसमें फोटो भी दी हुई है, एक बच्चे की नाक के बाहर से बाहर आ रहा है रेड कलर का मार्क, दैट इज बाइलेटरल इथमोइडल पॉलिप, ठीक है। देन अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग अगर पॉलिप्स हैं, आपने एड्रेस नहीं किया, पेशेंट बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है तो वो आया ही नहीं दिखाने, तो बहुत ज़्यादा अगर लॉन्ग स्टैंडिंग होता है, स्पेशली इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन जिनमें की बोन्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती, तो बहुत बार क्या होता है, जो नेजल ब्रिज होता है, जो अपनी नेजल बोन्स होती हैं, या नीचे तो बोन होती भी नहीं है ना, सिर्फ कार्टिलेज है यहाँ पे, तो वो एरिया जो आपका ये नेजल ब्रिज जिसको कहते हैं वो ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। So their gradual progression may result into broadening of the nose and increased intercanthal distance. What is canthal? ये medial canthus होता है, ठीक है, जो आँख का medial most point है, that is medial canthus. तो ये जो intercanthal distance है, ये broaden या बढ़ जाती है। ये बहुत important है। डिफरेंस पूछते हैं आपसे एंट्रोक्वानल और इथमोइडल पॉलिप्स में। तो एंट्रोक्वानल अपन ने बोला था कि मैक्सिला में से आ रहा है, तो इट इज यूजुअली यूनिलेटरल, ठीक है। और इथमोइडल पॉलिप्स क्या होते हैं, नॉर्मली बाइलेटरल होते हैं, अपन ने पढ़ा भी था, नाम में ही आ रहा है बाइलेटरल इथमोइडल पॉलिपोसिस, ऑलराइट। Antroguanal polyp is very common in children, whereas the ethmoidal polyps are common in adults. इटियोलॉजी एसी पॉलिप की, अपन इसको एसी पॉलिप भी बोलते हैं। तो एसी पॉलिप की इटियोलॉजी यूजुअली होती है इन्फेक्टिव और इथमोइडल की होती है एलर्जिक, ठीक है। नंबर में क्या होता है, इथमोइडल पॉलिप्स जो है बहुत ज़्यादा मल्टीपल होते हैं। अब इसका भी रीज़न है, वो तुम बाद में पढ़ोगे या ईएनटी नहीं पढ़ोगे भी नहीं, कि इथमोइडल जो एयर सेल्स होती हैं वो छोटी छोटी एयर सेल्स होती हैं अलग अलग, और उनकी म्यूकोजा में ही इडीमा हो रहा है, तो वो अलग अलग से आपको ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। वेयर एज जो आपका मैक्सिलरी साइनस होता है वो एक सॉलिटरी कंपोनेंट है अलग से, और उसकी म्यूकोजा आएगी, तो इसलिए वो आपको सॉलिटरी दिखता है, ऑलराइट। ओरिजिन इनका होता है एसी पॉलिप का है मैक्सिलरी साइनस, और इथमोइडल पॉलिपोसिस का ओरिजिन होता है इथमोइड साइनसिस। ग्रोथ होती है एसी पॉलिप, दे मूव बैकवर्ड, प्लीज डोंट स्माइल। तो एसी पॉलिप दे यूजुअली मूव बैकवर्ड इनटू द पोस्टीरियर क्वाना, ठीक है। और जो इथमोइडल पॉलिप्स होते हैं वो एंटीरियर नेज की तरफ, आगे की तरफ आते हैं। अब इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एसी पॉलिप जो होता है वो बाय और ट्राई लोब्ड होता है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में स्पेसिमेन में भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि थ्योरी, वाइवा, स्पेसिमेन, केसेस, ये सब में आता है, ठीक है। तो जो एसी पॉलिप है इट विल बी बाय और ट्राई लोब। क्यों, एक पार्ट होगा उसका जो ग्लोबुलर होगा वो होगा मैक्सिलरी साइनस का पार्ट, फिर एक फ्लैटेंड पार्ट होगा जो कि होगा नोज का पार्ट, और फिर से वो ग्लोबुलर हो जाएगा, दैट इज जो कोआना में नेजोफैरिंक्स में आ जाएगा वो वाला पार्ट, ठीक है।
So normally it will be bi or trilobe structure that we are talking about AC polyp. On the other hand, इथमॉइडल पॉलिप, क्योंकि मैंने बोला था कि वो बहुत सारी छोटी छोटी एयर सेल्स होती हैं इथमॉइड की, तो वो इसलिए ग्रेप लाइक दिखेगा. देन ऑब्स्ट्रक्शन, क्योंकि ये एसी पॉलिप यूनिलेटरल होता है नॉर्मली, तो इसमें यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन होएगा अंटिल इट रीचेस द पोस्टीरियर कोआना और वो नेजोफैरिंक्स को ही ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, मतलब वो इतना पीछे चला जाएगा कि वो नेजोफैरिंक्स में पूरे में भर जाएगा. तो दोनों ही तरफ से सांस नहीं आएगी, बट इन इनिशियल स्टेजेस आपको बोलना यही है कि यूनिलेटरल, इसलिए यहाँ पे यूजुअली लिखा है, ठीक है. और इथमॉइडल पॉलिप यूजुअली क्योंकि बायलेटरल है तो बायलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ठीक है. रिकरेंस, क्योंकि इथमॉइडल पॉलिप एलर्जिक है तो उसमें रिकरेंस बहुत ज्यादा कॉमन होती है, ठीक है. और क्योंकि एलर्जिक है तो उसका ट्रीटमेंट आप मेडिकल करोगे. एसी पॉलिप इन्फेक्टिव है तो उसमें आप थोड़े टाइम के लिए एंटीबायोटिक देके यू विल. अब इसका डीडी क्या है, डिफरेंशियल. तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होता है कि और क्या क्या चीजें हो सकती है जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर लगे पॉलिप जैसी. तो फर्स्ट इज ब्लॉब ऑफ म्यूकस, ठीक है. तो उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे. द ब्लॉब ऑफ म्यूकस इट डिसअपियर्स ऑन ब्लोइंग द नोज, ठीक है. या अपन सक्शन करेंगे या वी आस्क द पेशेंट टू ब्लो द नोज, तो वो म्यूकस का जो ब्लॉब है या प्लग है वो it will be suctioned out. All right. Second is hypertrophied middle or inferior turbinate. So it will be pink in appearance. It will be hard in feel on probing. ठीक है. जब आप प्रोब करोगे तब जो पॉलिप होगा वो सॉफ्ट फील होगा. जो टर्बिनेट होगा क्योंकि वो बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हार्ड फील देंगे. इनफैक्ट पेशेंट आपसे करवाएगा भी नहीं हो कि पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा. ऑलराइट. थर्ड इज एंजियोफाइब्रोमा. एंजियोफाइब्रोमा किसी को पता है क्या होता है. जेएनए जिसको कहते हैं. तो ये एक बिनाइन, बहुत हाईली वैस्कुलर ट्यूमर होता है, बिनाइन होता है, जो कि एडोलेसेंट मेल्स में मिलता है एंड इट ब्लीड्स प्रोफ्यूजली, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, अपनी हिस्ट्री लोगे आप तो ही पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज रिकरेंट ब्लीडिंग होती है पेशेंट के. तो इसमें आप नॉर्मली प्रोबिंग नहीं करोगे. प्रोबिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दिस केस. डायग्नोसिस कैसे बनाओगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि हाउ यू विल डायग्नोस द केस, तो एट योर लेवल यू विल से फर्स्टली वी विल टेक अ प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में ही रूल आउट हो जाती हैं, इसलिए एमबीबीएस में शायद सिर्फ हिस्ट्री दिलवाते हैं. देन आप उसका क्या करोगे, एग्जामिन करोगे पेशेंट को. एग्जामिन कैसे करोगे, एंटीरियर राइनोस्कोपी. उसमें स्पेक्यूलम होते हैं, नेजल स्पेक्यूलम होते हैं, बुलजाई लैम्प होता है, हेड मिरर होता है. उन सबको यूज करके आप एंटीरियर राइनोस्कोपी करते हो और उससे आपको दिखेगा कि पेल, स्मूथ, ग्लिसनिंग, मास लाइक स्ट्रक्चर है. ऑलराइट. फिर इसके अलावा आप रेडियोलॉजिकल क्या क्या कर सकते हो. फर्स्टली, मतलब यही इंपॉर्टेंट है, एक्सरे, पीएनएस, वाटर व्यू, ये भी आपके एग्जाम में रखते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है. एक्सरे, पीएनएस, पैरानेजल साइनस, ठीक है. एक्सरे, पैरानेजल साइनस, वाटर व्यू. ऑलराइट. उसमें आपको क्या दिखेगा, जो मैक्सिलरी साइनस है उसमें ओपेसिटी दिखेगी, क्योंकि एक्सरे में क्या होता है, जो एयर होती है वो कौन से कलर की दिखती है, वो ब्लैक दिखती है, ठीक है. बोन दिखती है वाइट कलर की, और जो सॉफ्ट टिश्यू होता है वो थोड़ा सा ग्रे ह्यू देता है, ठीक है. तो उसमें आपको ओपेसिटी दिखेगी मैक्सिलरी साइनस में. सेकेंड अपन, ये ऑप्शनल है, ना भी बोलो तो चलेगा, एक्सरे नेजोफैरिंक्स लेटरल व्यू. ये एमबीबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ सकते हो. अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है. तो अपन ने बोला था कि जो इथमॉइडल पॉलिप्स हैं वो एलर्जिक होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट मेनली मेडिकल रहे. तो मेडिकल में आप क्या क्या दे सकते हो. एलर्जी में आप लोग क्या, बहुत लोगों को होती होगी, तो क्या लेते हो, एंटी हिस्टामिनिक्स लेते हो. कुछ नाम ले सकते हो. हाँ? सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन और हुँ? बस यही दो पता है. तो फार्मा पढ़ के आए हो ना आज.
तुम्हें तो मुझसे ज़्यादा नाम लेने चाहिए थे इन सबके। मुझे तो याद भी नहीं होता, जो यूज़ करते हैं 3-4 उन्हीं को पता होता है। सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन, बस यही पता है। लोराटिडिन, डेस्लोराटिडिन और डायमिनहाइड्रोजन, हाँ, और डायमिनहाइड्रोजन। बहुत ही सैड अवस्था है तुम लोगों की तो। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा अपन क्या दे सकते हैं, पेशेंट को स्टेरॉइड्स दे सकते हैं। कुछ स्टेरॉइड के नाम बता दो। प्रेडनिसोलोन इसमें नहीं देते। और कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन और फ्लूटिकासोन किसी ने नाम सुना है? नेजल एलर्जीज में नॉर्मली अपन स्प्रे देते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेरॉइड अगर अपन सिस्टमिक देंगे इन फॉर्म ऑफ ओरल टैबलेट्स तो उसके और सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने पढ़े होंगे, अभी याद नहीं होगा बट पढ़े हैं। तो इसलिए अपन प्रेफर करते हैं कि अपन टॉपिकल स्टेरॉइड्स दें। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जेनेरिक स्टेरॉइड इज फ्लूटिकासोन, ठीक है, वो अपन यूज करते हैं। वो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको नाम पता होना चाहिए उसका। और अदरवाइज बाकी जो इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए अपन पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को, ठीक है। ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट। जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है वो होता है फेस। फेस का फुल फॉर्म पता है? फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, ठीक है। फंक्शनल क्यों है इसका नाम? फंक्शनल क्यों ऐड किया है? पहले सिर्फ एस होती थी, ठीक है, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। फिर रिसेंटली फंक्शनल इज एडेड। क्यों होता है? किसी को कोई आइडिया है कि फंक्शनल क्यों कहते हैं इसको? ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक होता है इसका फेस, ठीक है, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। और सेकंड होता है कार्डिवेला, की थोड़ा मोर रेडिकल है। जब रिकरेंट पॉलीपोसिस होता है पेशेंट के, आपने 2-3 बार टेस्ट कर ली, उसके बाद आप कार्डिवेला पे जाते हो, ठीक है। तो बेसिकली फेस में फंक्शनल क्यों होता है? क्योंकि जो सिर्फ डिजीज पार्ट है म्यूकोजा का, आप सिर्फ वो हटाओगे। जो नॉर्मल नॉन डिजीज हेल्दी म्यूकोजा है, यू लीव इट एज इट इज। ऑलराइट, द फिलोसफी ऑफ फेस इज मिनिमल, दैट इज फंक्शनल सर्जरी with mucosal preservation to achieve physiological drainage and ventilation of the sinus and healing. तो ये भी आप लोगों से पूछते हैं कि अगर किसी का सीआरएस का केस आ गया, क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस विद पॉलीपोसिस, तो वो पूछेंगे आपसे कि आप इसको कैसे ट्रीट करोगे। तो आपको बोलना है पहले तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे उसका, फिर क्या करोगे? सर्जिकल। कौन सी सर्जरी? फेस। फेस क्या होती है ये बोलना है आपको, ठीक है। So basically it is targeted to diseased sinuses and normal sinuses are left as it is.